जितना सीख सकते हो। इट्स अ टू वे प्रोसेस, आप कुछ सीखोगे और कुछ आप सिखाओगे, तो ये टू वे प्रोसेस होता है आपका। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिफरेंट वे में सोचो, कुछ तो और सोचो ना। हमारा माइंड ना यही स्टक हो जाता है कि हमारे हम मतलब एक बार छोटे बच्चों की ना अक्सर स्कूल में विजिट करता हूँ, तो अगर क्लासेस चल रही हो तो मैं एक दो क्लासेस जरूर विजिट करता हूँ। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा आप क्या बनना चाहते हो ना, तो वो होता क्या है कि पहला जो बच्चा बैठा है उसने कह दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो अगले 10-12 डॉक्टर ही बनना चाह रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे पास सोचने का दूसरा पैटर्न ही कोई नहीं होता। एक ने कहा डॉक्टर बनना है तो अगले 10 ये सोचते हैं कि इसने डॉक्टर का, सबने कहा वाओ तुम सब डॉक्टर बनना चाह रहे हो। हम बच्चों को जब तक सोचने का ये नहीं देंगे कि we have to be different, we have to be creative, we have to be unique, जब तक अलग से डिफरेंट नहीं सोचेंगे तब तक ना हम ग्रो कर सकते हैं ना बच्चे ग्रो कर सकते हैं। तो ये सोचने का जो नजरिया है ना, जब आप एक सवाल करते हो उसका एक जवाब होता है ना, ज्यादातर आप बच्चों से मल्टीपल रिप्लाईज लिया करें। अगर एक ने ठीक बताया तो बाकियों की राय जरूर लिया करें कि बाकियों के ज़हन में इस सवाल के जवाब की क्या राय है। उससे ना थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव होता है। लाइफ का कोई भी काम होगा ना, आपकी लाइफ की कोई भी मंजिल है, कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी आपका एम है, ऑब्जेक्टिव है, ड्रीम है, कुछ भी होगा वो तब इंप्रूव होगा जब आपका थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव होता है, जब सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि आप, अगर किसने ये बताया कि हम नई चीजें सीखेंगे, किसने बताया न्यू थिंग्स है, किसने टीचिंग मेथड्स हैं, तो कोई बाकी जो बैठे बैठे सोचो तो सही ना। डिसिप्लिन देखो, एक नई चीज आई ना हमारे पास, क्लासरूम मैनेजमेंट आ गया हमारे पास, सोचने की सलाहियत आ गया, नॉलेज में इजाफा होगा आ गया। अब एक नया लफ्ज है हमारे पास, डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाएगा हमारा। हम हमारे बच्चे या हम क्लास के अंदर एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट डिसिप्लिन इंप्रूव कर सकते हैं। और एक रह गई हमारे पास स्पीकिंग ऑफ मेडिटेशन। गुड, एक्सीलेंट। देखिए आप सोचने शुरू किया ना, अब डिफरेंट वेज आ रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन से क्या क्या चीजें हो सकती हैं जनाब, आपका स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी आपकी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपकी जनाब नॉलेज इंप्रूव होगा, नाउन से नाउन की तरफ जाएंगे आप, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, जस्ट ये नहीं होता कि टीचिंग मेथड सीखेंगे। और मैं तो कभी भी नहीं कहता कि मैं सिखाने आया हूं, मैं तो करता हूं डिस्कशन, गपशप। इसमें हम दोनों सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। कितने प्रोसेस है? अच्छा, ये सारी चीजें आ सकती हैं आपको, और आई होप और इंशाल्लाह अल्लाह से यकीन है कि आएंगी। बट इनसे भी ज्यादा जरूरी चीज होती है जो ट्रेनिंग सेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, और पता क्या होता है? इट्स अ व्हाट इज दिस? आवाज नहीं आई। सेल्फ। व्हाट इज दिस? सेल्फ। सेल्फ। आवाज ना मेरे साथ जरा मुझे नहीं है, एज ए टीचर बात कर रहे हैं ना आप यहाँ, तो जिस आप क्लास में बोलते हैं उस तरह से मेरे साथ बात जवाब देते हैं। अगर आप लोग थके हुए तो मैं भी सुबह मेरा ख्याल से 7:30 बजे पहले स्कूल में मेरी मीटिंग थी और मैं 11-12 स्कूल की मीटिंग करके आया हूँ। और तो मेरी कंडीशन आपकी तरह है, बट जब हम सीखने के प्रोसेस में जाते हैं तो ये एंजॉय करते हुए सीखेंगे। तो ये क्या लफ्ज है? सेल्फ। किसी भी ट्रेनिंग सेशन का या किसी भी टीचिंग प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग से मुझे क्या फायदा होगा, मैं क्या गेन करूंगा, वो मेन क्या होना चाहिए? सेल्फ में इंप्रूवमेंट, सेल्फ में तब्दीली। देखें, टीचिंग होती है ना, टीचिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जब आप टीचिंग कर रहे होते हो, ये ना छोड़ दें कॉपीज, प्लीज छोड़ दें, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना। हमने लिखने के लिए मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं सिखाने आया, बंद कर दें कॉपीज, सिर्फ सुने और समझे बात को। मैं हम ना प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग करेंगे ना। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो, सीख रहे होते हो। लिखने से कुछ नहीं होगा। मुझे 100% मैं श्योर हूं कि आप जो आज लिख कर जाओगे ना, वो अगले 1 साल तक तो देखने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आप सिर्फ समझे बात को। किसी भी ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आई विल फील सम लिटिल बिट डिफरेंस इन माय सेल्फ, मेरे अंदर कुछ चेंज आएगा। टीचिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जब आप टीचिंग कर रहे होते हो क्लास में, ये क्या है? ट्रेनिंग है ना। जिसकी ट्रेनिंग होती है ना, बच्चों की क्या कर रहे होते हो? ट्रेनिंग कर रहे होते हो। कोई मैथ की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंग्लिश की कर रहा है, कोई उर्दू की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई डिसिप्लिन सिखा रहा है, कोई पर्सनालिटी सिखा रहा है, कोई कॉन्फिडेंस सिखा रहा है। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो कभी भी ट्रेनिंग करो या ट्रेनिंग दो या ट्रेनिंग लो, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग के बाद मेरे सेल्फ में चेंज आएगा। ये देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कोई भी ट्रेनिंग सेशन करता हूं तो पहले ये चैलेंज रखता हूं अपने आगे कि आज 1 घंटे की ट्रेनिंग है, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, इसके बाद किसमें चेंज आएगा आप लोगों के? और अगर नहीं आता तो मेरी ट्रेनिंग बेकार है। मैं तो ओपन बात चैलेंज कर रहा हूं। और सेम ये चैलेंज यू हैव टू टेक फॉर योर क्लासेस आल्सो। आपको अपनी क्लासेस के लिए चैलेंज लेना चाहिए कि आज मैं 1 घंटे की क्लास ले रही हूं, आज मैं 6 घंटे की क्लास ले रही हूं।
आज की क्लास के बाद मेरे बच्चों के किसमें चेंज आएगा? सेल्फ। और अगर सेल्फ में चेंज नहीं आता, सेल्फ क्या होता है? अपना अपना ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच, क्या होता है? सेल्फ क्या होता है? जात से मुराद मैं, मतलब मैं जो सामने खड़ा हूं, या इसके अंदर भी कुछ होता है? सेल्फ से मुराद क्या है? डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने 18 किताबें लिखी हैं टोटल। कितनी? 18। और 18 की 18 किताबें लिखी हैं सेल्फ के ऊपर। द वर्ड इज खुद ही। ये क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं। इसको समझ गए ना, समझो आपका आधा ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया। द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इतना जरूरी होता है कि जब भी आप किसी भी प्रोसेस में हो, अगर उस प्रोसेस के बाद आपके सेल्फ में चेंज नहीं आता, वो प्रोसेस बेकार है। खुद ही क्या होता है? मेरी सोच। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना वल मालू बिन्नियात, आपकी जितने भी अमाल आप करोगे, आप सबका दो, खिरात दो, ज़कात दो, जुल्म करो, हंसी करो, मजाक करो, जो करो, सबका सबकी जो मैं क्या देखूंगा एंड में, क्या देखूंगा? उसकी नीयत। तमाम अमालों का दारोमदार किसके ऊपर है? नीयत। यही फरमाया गया ना हमें। अब नीयत क्या होती है? ये इसलिए डॉक्टर इलामा इकबाल ने सारा ये कर दिया कि भाई जो कुछ है तेरे अंदर है भाई, बाहर कुछ नहीं। तो अंदर से कैसा है, अल्लाह ताला ने भी यही देखना है। तो अंदर से कैसा है, उससे तेरे साथ वाले लोगों पर भी वही असर पड़ेगा। तो अंदर से अच्छा है तो तेरे साथ वाले लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा, तो अंदर से बुरा है तो तेरे साथ वाले लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। तो आप जब भी कोई टीचिंग का कोई भी प्रोसेस करते हो, 1 घंटे का पीरियड हो, तो वो इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी पढ़ाने जाते हो, द बेसिक थिंग आपने ये देखनी है कि मेरे उस 1 घंटे के बाद मेरे बच्चों में किसमें चेंज आना चाहिए? इसमें चेंज आना चाहिए। और खुद ही का चेंज क्या होता है? खुद ही का चेंज पता क्या होता है? खुद ही का चेंज सबसे पहली चीज, आप अगर ये देखना चाहते हो कि आज मेरी ट्रेनिंग सेशन हुआ, आपने टीचिंग की, 1 घंटे की क्लास की, बच्चों को पढ़ाया, उसके अब सेल्फ में कैसे चेंज आया है, वो चेंज कैसे फील करेंगे? सबसे पहली उसकी शर्त ये होती है कि आपके उस लेक्चर के बाद जब आप लेक्चर दोगे, तो सबसे पहले वो बच्चा या वो स्टूडेंट जो आपकी क्लास में है, लाइक दैट यू आर इन माय क्लास नाउ, आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या लिखा है? सबसे पहली शर्त है सेल्फ की चेंज। आज का ट्रेनिंग सेशन हो और उसके बाद आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो मेरा ट्रेनिंग सेशन बेकार है। मैं चैलेंज कर रहा हूं अपने आप को। और सेम एज इट चैलेंज फॉर यू कि आपकी क्लास खत्म हो, और क्लास के खत्म होते या क्लास के दौरान अगर बच्चा अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो आपकी ट्रेनिंग बेकार है। अच्छा महसूस करने का मतलब है कि बच्चा खुश हो रहा, अच्छा फील कर रहा है, यार मजा आ रहा है, यार ये और होना चाहिए, यार क्या बात है, आज तो क्या तरीके अपनाने का, यार क्या बात है, आज तो मेरा दिल लग रहा है क्लास में। बट हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं। हमारे लेक्चर में भी और लेक्चर के बाद भी बच्चों का दिल कर रहा होता है लेक्चर का तो शुरू करे जाना चाहिए, नॉर्मली है। और दूसरा अच्छा महसूस करने में क्या होता है कि बच्चा अगले दिन खुशी से आए स्कूल। मतलब आज मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूं और सर दोबारा आपसे कभी पूछें कि यार उस सर को बुलाना है ट्रेनिंग के लिए, तो आप कहेंगे यस सर को बुलाएं, हमें फायदा हुआ था, अच्छा लगा था हमें। दैट इज द वे। और यही सेम पैटर्न आपकी क्लास के अंदर हो कि जब आप क्लास में पढ़ाओ, आपका लेक्चर हो, ड्यूरिंग लेक्चर एंड आफ्टर लेक्चर बच्चा शुड फील गुड, उसको अच्छा फील होना चाहिए यार, खुशी महसूस कर रहा हूं। और वो चेहरों से नजर आती है, अंदाज से नजर आती है, चेहरों से नजर आती है कि आपकी क्लास का स्टूडेंट ड्यूरिंग योर लेक्चर क्या फील कर रहा है। तो भाई ये पहली शर्त ही है। मैं आपको शायद बता रहा हूं, अगर आप लेक्चर दे रहे हो, देख रहे हो, बच्चे अच्छे फील नहीं कर रहे, तो आपको अपना मेथड, अपना स्टाइल, अपना कोई कंटेंट जो है फौरन चेंज करना पड़ेगा। क्यों? आपको उस कंटेंट पे बात करनी है, उस मेथड, उस स्टाइल पे बात करनी जिसमें मेरी क्लास अच्छा फील करेगी। देखो जब तक अच्छा फील नहीं करेंगे बच्चा सीखेगा नहीं। यस और नो? नो। तो फिर क्या वो टीचिंग मेथड, वो ट्रेनिंग मेथड बेकार चला गया? यस और नो? तो आप देखिए, मैंने पहले कभी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं, बट मुझे ये बताएं कि जिस दिन बच्चों ने अच्छा फील नहीं किया, आपका टीचिंग मेथड बेकार चला गया, उस दिन की सैलरी का आप बनते आपको वो हलाल हुई कि हराम हुई? देखिए हमें रियल उस पर फैक्ट्स पे बात करनी है ना। इस्लाम के अगर पॉइंट से देखा जाए तो उस दिन की मेरी सैलरी तो हराम है। अगर मैं अपनी, मुझे कोई कंपनी है, कोई चीज है, मुझे पे कर रही है कि जाओ टीचिंग ट्रेनिंग देकर आओ या पेरेंट्स की ट्रेनिंग देके आओ, और मैं ट्रेनिंग दूं और उसमें ना पेरेंट्स को सीखे ना टीचर को सीखे जाए, ना उनको अच्छा फील हो, ना अच्छा फील नहीं हो, तो मैं गेन ही कुछ नहीं किया ना, हासिल कुछ नहीं किया। और जब हासिल कुछ नहीं किया तो मेरी सैलरी उस दिन की तो मेरे लिए हराम है।
कंपनी मुझे पैसे दे रही थी, स्कूल मुझे पैसे दे रहा था कि मेरे ये जो बच्चे मैंने तेरे हवाले किए इनको अच्छा फील करवाओ, इनको अच्छा सिखाओ, ये चीज सीख कर जाए, ये अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे इंसान बने। बट वो ना अच्छे इंसान बन रहे, ना अच्छा फील नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं तो अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस पहली शर्त पे ही गलत हो गया सारा। तो आज के बाद अपना टीचिंग मेथड, अपना टीचिंग स्टाइल, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी लैंग्वेज, आपके बॉडी लैंग्वेज सबकी सब ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा क्या फील करे, अच्छा होगा कि नहीं। यू हैव टू बी ट्राई। हम ट्राई करते करते ना सीखते हैं, कोशिश की जानी चाहिए, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होता है। दूसरी शर्त क्या है सेल्फ में चेंज की? पहली शर्त क्या है? अच्छा। दूसरी शर्त है जब अच्छा फील करता है, वो सीखता है, तो उसमें क्या होती है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो फिर क्या होता है, सवाल जवाब। जब किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ना, उसको कॉन्फिडेंस हो, नहीं भाई कोई मसला नहीं है, बात करो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, उसने सीख लिया ना, अब वो सवाल करेगा, मैडम ये चीज बताएं कैसे, ये चीज बताएं कैसे, सर ये चीज बताएं कैसे। दूसरी शर्त है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना। पहले नंबर पर वो अच्छा फील करेगा आपके अच्छे लेक्चर के बाद, दूसरे नंबर पर वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, वो सीखने लग जाए ना, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे को। वरना हमारे बच्चे तो यूं सच पा रहे थे कि मैडम कहीं मतलब देखना नहीं, पूछना नहीं, बात ना कर ले, कोई सवाल ना आ जाए, तब वो ऐसे बैठेगा। सही है, वो सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है, उसको समझ आ रही है बातें। हो गया? थर्ड क्या है, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर वो शेयरिंग शुरू करता है। क्या करेगा? शेयरिंग। ये सबसे बड़ा इशू है, हमारे बच्चे ये नहीं करते। सबको समझ आ गया? क्या जवाब आता है? यस। क्या लगता है सबको आ जाता है समझ? दैट्स अ प्रॉब्लम, शेयरिंग नहीं हो रही। शेयरिंग नहीं करते, डरते हैं ना, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, अच्छा महसूस ही नहीं कर रहे थे, सीखा नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो शेयरिंग। और टीचर चाहते थे सबको समझ आ गया, कहते यस टीचर, और जिसको नहीं कहता उसका आंसर सबसे ज्यादा ऊपर होता है कि इसको बहुत समझ आ गया, तो टीचर मुझसे तो कम से कम पूछेगी नहीं ना। प्लीज 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 यू हैव टू डू दिस थिंग कि आपकी जब भी आप लेक्चर दो, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। केस मेरे पापा हम टीचिंग नहीं कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग। टीचिंग होता है किताब पढ़ाना, ट्रेनिंग होता है आप पूरी की पूरी उसकी डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग में क्या होगा कि आप जब ट्रेनिंग दो तो वो ट्रेनिंग किस तरह करनी चाहिए? सबसे पहले बच्चे को क्या आना चाहिए? अच्छा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे शेयरिंग। जब वो शेयरिंग करना शुरू कर देना, मैम प्लीज मुझे ये समझ नहीं आया, मैम प्लीज यहाँ से दोबारा बताएं, मैम ये वाला सवाल ना प्लीज इसको रिपीट कीजिएगा, मैम ये वाली पिक्चर एक्सप्लेन कीजिएगा, आप ये समझे कि आपकी टीचिंग आउटस्टैंडिंग जा रही है। दैट इज द वे। ठीक हो गया? तो ये है कि आपका टीचिंग क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, उसका मैंने थोड़ा सा बताया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 21st सेंचुरी टीचर्स। आज के टीचर को कैसा होना चाहिए? क्या लगता है? क्या आज का बच्चा और हमारे बचपन का जो बच्चा था सेम? नो। आज का बच्चा फास्ट है कि नहीं? फास्ट। एडवांस है कि नहीं? यस। एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। यस और नो? यस। एग्री करते हैं? तो क्या आज की एडवांस, फास्ट और जदीद तरीन बच्चे को हैंडल करने के लिए क्या आज का टीचर फास्ट, एडवांस और जदीद नहीं होना चाहिए? यस और नो? यस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि हम, मेरी जंग में ना, मैं हमेशा कहता हूं द वर्ड इज जंग, वॉर। मेरी बात ना दो लोगों के साथ है सोसाइटी में। पहली मेरी है टीचर्स के साथ। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया, हम भी सेम वैसे पढ़ा रहे हैं, बट उस टाइम पर हमारा बचपन और था, हमारा टैलेंट और था, हमारी सोच और थी, हमारे प्रॉब्लम्स और थे, हमारे मसले और थे, उस वक्त का पढ़ाना भी और था। तो आज का बच्चा और है, उसका टैलेंट और है, उसके मसले और है, उसके इश्यूज और हैं, आज का टेक्नोलॉजी और है, आज की किताबें और है, तो आज का पढ़ाना भी और होना चाहिए था। प्रॉब्लम कहां आ रहा है टीचिंग में? प्रॉब्लम यहां आ रहा है कि जिस तरह हमारे टीचर को उनके टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने आगे हमें पढ़ाया, आगे हम भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन टीचिंग। मेरी पहली जंग इसके टीचर्स के साथ है सोसाइटी में। मैं कहता हूं वी हैव टू बी चेंज, वी हैव टू बी चेंज। आज के बच्चे से देखो, हम किसी शख्स को तब अच्छा समझा सकते हैं, तब अच्छा पढ़ा सकते हैं जो को हमें सुनने का अच्छे वे में, और वो अच्छे वे में तब सुनेगा जब उसको लगेगा ये मुझसे ज्यादा नॉलेज वाला है। ऐसे होता है ना जी, बिल्कुल। हम उसकी बात को ज्यादा गौर से सुनते हैं जो हमें लगता है इसके अंदर नॉलेज ज्यादा है। बट आज का बच्चा क्या हमारी बात को सुनता है? उसको लगता है इसमें तो आता ही कुछ नहीं है। वो नेट देख रहा है, वो फेसबुक देख रहा है, वो यूट्यूब देख रहा है, वो गूगल पे सर्चिंग कर रहा है, उसको इधर उधर से इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो जब स्कूल में आता है उसको लगता है मेरे टीचर को तो मोबाइल नहीं पकड़ना आ रहा है, यूज नहीं करना आ रहा है, कंप्यूटर नहीं यूज करना आता, मुझे तो सारा कुछ आता है।
जिस दिन बच्चे को ये फील हुआ ना कि मेरे टीचर को मुझसे ज्यादा आता है, उस दिन वो आपकी बात सुनेगा। ये जो आज के टाइम की इज्जत कम हो गई है, पहले दौर में मुझे अभी भी याद है, मेरा अगर कोई टीचर मुझे मिले, मैं आज भी उसके घुटनों पर हाथ लगाता हूँ। और हमारे वालिदैन उससे ज्यादा इज्जत करते थे अपने टीचर्स की। यस और नो? यस। बट आज का बच्चा करता है? नो। उसकी रीजन समझो ना, कि हम उस टाइम पर हमें लगता था कि हमारे टीचर्स को बहुत सारा आता है, बहुत नॉलेजेबल शख्स है यार, इसके अंदर बहुत नॉलेज है, मेरी बहुत गाइड, मुझे बहुत अच्छे से गाइड करेगा, बहुत अच्छा पढ़ाएगा। बट आज के बच्चे को फील होता है टीचर को आता कुछ नहीं। मैंने कहा कि रियल फैक्ट्स पे बात करेंगे, ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए, ये बच्चा ऐसा क्यों फील कर रहा है। और जब ये बच्चा फील करेगा ना कि मेरे टीचर को कुछ नहीं आता, तो क्या वो आपको इज्जत देगा, क्या वो आपकी बात सुनेगा? ये प्रॉब्लम है। कहते ना बच्चे बिगड़ गए, बच्चे ना इज्जत नहीं देते, इज्जत मतलब ली नहीं जाती, इज्जत करवाई जाती है यार। आपको अपने आप को डिजाइन ऐसे करना है, अपने आप को तैयार ऐसे करना है, अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करना है कि अगला बंदा मजबूर हो जाए इज्जत करने के ऊपर। और इज्जत करवाने की पहली जो शर्त है ना, वो है इल्म, नॉलेज। जिस शख्स को ये फील हो गया ना यार इसका नॉलेज अच्छी है, वो आपको इज्जत की अखीर देगा। बट हमारी क्लासेस के अंदर मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ कि अफसोस के साथ, कि बच्चे ना हमारी इज्जत नहीं करते, उनको फील होता है कि हमारे टीचर्स को कुछ नहीं आता। और इसकी बहुत सारी वजह है। पहली शर्त क्या होती है, वो एक बड़ा सेंटेंस बोला जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बड़ा गलत होता है। देखो मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा, बट मैंने पहले बात की, आज के एडवांस बच्चे के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, फास्ट बच्चे के लिए क्या होना पड़ेगा, और जदीद बच्चे के लिए क्या होना पड़ेगा, जदीद। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे गेटअप पुराने, अंदाज पुराने, ड्रेसेस पुराने, स्टाइल पुराने, कम्युनिकेशन पुरानी, लफ्ज पुराने, वर्ड्स पुराने, जुमले पुराने, हर चीज हमारी पुरानी है। बच्चे को तो नई चीजें चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बोल्ड ड्रेसेस स्टार्ट करें, बट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू बी चेंज। देखो बच्चे सरप्राइजेस लाइक करते हैं। आपके घर में जब एक सालन बनता है, मतलब सुबह मम्मा ने सालन बनाया खाने के लिए, आप सुबह नाश्ता करके आते हो, अभी दोपहर में आप घर जाओ और आगे वही सालन पड़ा, कैसा लगेगा? अच्छा चलो खा लेंगे, कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला। अच्छा दोपहर का खाना खा लिया, रात को फिर खाने लगे, फिर वही सालन आ गया, कैसा लगेगा? फिर रात गुजर, सुबह नाश्ता करने लगे, फिर वही आ गया, जैसे साग। कैसा लगेगा? मतलब बस हो जाती है यार, तीसरी दफा सालन सामने आ जाए ना, देखने को दिल नहीं कर रहा होता। इवन बहुत टेस्टी बनाओ, बहुत लजीज बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, सब कुछ होने के बावजूद तीसरी दफा, हर चौथी दफा तुम उठा के फेंक देते हो, नहीं भाई इसको मेरे सामने ना देख रहा हूं, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं रोटी खा लूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। यस और नो? यस। बट ये सोचो कि अगर हम एक दफा का सालन दूसरी तीसरी दफा नहीं खा सकते, तो बच्चे हमें कैसे बर्दाश्त करते हैं? गेटअप में, एक स्टाइल में, एक टीचिंग मेथड में, एक अंदाज में, एक गेटअप में, एक लुक में, एक शूज में, एक कपड़े में कैसे पसंद करते होंगे? You have to be think about it. भाई इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के जदीद बच्चे के लिए, एडवांस बच्चे के लिए, जहां वो नेट पर देखता है ना, बच्चे नेट पर यूज कर रहे हैं, कार्टून देखते हैं, केबल यूज कर रहे हैं, वहां वो टीचर देखते हैं, टीचर बड़ी स्टाइलिश मिलती है उसको। आज टीचर का गेटअप और है, कल और है, कल के कपड़े और हैं, परसों के और। यस और नो? यस। बट जब वो घूम फिर के स्कूल में आता है, उसने टीवी में देखा तो उसको क्या क्या टीचर नजर आएंगी, टीवी की टीचर दिखाएगी, ड्रामा की टीचर दिखाएगी, क्या स्टाइलिश टीचर होती है वहां के स्कूल की, ऐसा। और जब वो हमारे स्कूल में आता है, आगे देखते हैं टीचर आगे से, वही हकीकत है। तस्लीम करें या ना करें, इट्स अप टू यू। यस। बट वी हैव टू बी चेंज। बच्चों को सरप्राइजेस लाइक करते हैं बच्चे, आपको सरप्राइजेस देने हैं उनको अपने ड्रेस में, डेली बेसिस पर, दूसरे दिन तीसरे दिन कोई अच्छा चेंज लेकर आया करें। मैं नहीं कहता बहुत महंगे कपड़े पहने, ब्रांडेड पहने, ये पहने, बट ये चीजें आपके हाथ में होती हैं। साफ सुथरे रहना हमारे हाथ के अंदर है, कपड़ा चेंज कर लेना हमारे हाथ के अंदर है, बालों का स्टाइल, आपका जो भी व्हाटएवर शूज पहनते हो, ये तो चेंज हो सकते हैं ना, इनका तो स्टाइल चेंज, आपका बोलने का स्टाइल तो चेंज हो सकता है ना, आपकी क्लास का डिजाइन तो चेंज हो सकता है ना। हमारे पूरे साल सीटिंग के लिए ये होता है, ट्रेन के डब्बों में बिठा देते हैं बच्चों को, बस भाई आज इसमें बिठाया, कल बी शेप में बिठा दो, परसों एस शेप में बिठा दो, यू शेप में बिठा दो। बच्चों की क्लासेस की स्टाइल चेंज करो। बच्चा आज गया टेक्स्ट ऐसे पढ़े थे, सुबह आया टेक्स्ट ऐसे रखे हुए, यू शेप में रखे हुए, एस शेप में रखे हुए, सी शेप में रखे हुए, कुछ तो सरप्राइज होना, उसको अच्छा लगे, उसका इंटरेस्ट तो क्रिएट होना कि मैंने क्लास में जाना क्यों है, मुझे कोई एक रीजन तो दो कि मैं आपकी क्लास में क्यों आऊं। वो रीजन देनी है अपने बच्चे को, वो क्या होगी, सरप्राइजेस मिलेंगे बेटा।
इनाम मिलेंगे आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, रोज कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंट होगा। ये है स्कूल और ये है स्कूलिंग। तो अपने आप को इतना के चेंज करें कि बच्चे स्कूल आना चाहें, उसको फील हो कि आज हमारा कुछ नया होने वाला है, आज कुछ डिफरेंट होगा। आज मेरा मैं देखता हूँ आज मेरा डेस्क कैसे पढ़ाऊंगा, आज मैं जाऊंगा देखूंगा चार्ट ये वाला एवरी पेज पे कल लगा हुआ, कल कौन सा लगा हुआ। आज मैं जाऊंगा देखूंगा टीचर ने कल तो ये किया हुआ, आज क्या करते हैं, कल टीचर मेरे लिए घर से ये बनाकर लेकर आई थी, आज क्या लेकर आए। कुछ तो डिफरेंट करो। 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, 5 में किसी एक का तो चार्ट नया बनाकर ले जाओ, किसी एक का तो कोई सॉल्व मटेरियल कुछ घर से ले आओ, किसी एक की तो सेटिंग डिफरेंट करवाओ, किसी एक की तो कोई फिजिकल गेम तैयार करके आओ ना, कुछ तो डिफरेंट दो बच्चों को। बात समझ रहे हो? तो आज के एडवांस बच्चे के लिए मैं इसको हमेशा कहता था कि आज का जो टीचर है उसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी का टीचर। तो उसको कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सर मेरे पास एग्जैक्ट टाइम कितने बजे तक है? 5 बजे तक। तो हम उस पर बात करेंगे कि हाउ टू बी अ ग्रेट टीचर और हाउ टू बिकम अ 21st सेंचुरी टीचर। तो उसके लिए क्या लगता है आपको कैसा होना चाहिए? मैंने टीचर वर्ड के स्पेलिंग को ही एक्सप्लेन किया है। क्या स्पेलिंग है टीचर? T E इंटेलिजेंट है सर। आता है मॉडर्न टीचर के लिए स्पेलिंग चेंज कर मॉडर्न टीचर के लिए देखें, मैं तो टीचर को टीचर कहता हूं। आई ऑलवेज सेड दैट वी आर अ लर्नर, मैं हमेशा लर्नर कहता हूं। दूसरे नंबर पे मैं टीचर को टीचर नहीं कहता, लीडर्स कहता हूं। ये दो नाम देता हूं। अगर मेरे सेशंस आपके पास रेगुलर हुए तो मैं स्कूल में ये चीजें बिल्कुल चेंज करवा देता हूं। स्कूल में रेगुलर सेशन होते हैं, यू आर नॉट अ टीचर, यू आर अ लीडर एंड यू आर अ लर्नर। टू वेरी कंसेप्ट। तो टीचर की अगर हम स्पेलिंग पे बात करें और स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर क्या है? टी से टीचर को कैसे समझेंगे? टी से क्या बनता है टीचर की? किसने कहा टैलेंट? किस तरह का टैलेंट होना चाहिए? होना चाहिए टैलेंटेड, एक्सेप्टेड, जो पढ़ा रही हूं उसको आता हूं, जो बच्चों को पढ़ा रही हूं उसको भी आता हूं। और कुछ सोचें, बाकी भी जवाब दे सकते हैं। टॉलरेंस, बेचारे कोई देंगे। हाँ, टॉलरेंस होना चाहिए। अच्छा, टैलेंटेड इन्होंने मतलब बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे टी से, हो सकता है सभी ठीक हों, बट मैंने बात की कि मैं बात कर रहा हूँ 21 के सेंचुरी के। मैंने ना 7 साल से टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 7 साल से जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ टीचर्स का 21 सेंचुरी का टीचर कैसा होना चाहिए, ये मेरे 7 साल का निचोड़ है। मैंने हजारों टीचर से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग की है, हजारों स्कूलों से ज़्यादा के विजिट्स किए हैं मैंने। मैं उन सब में ना जो चीज़ फील करता हूँ कि आज के टीचर में जिस चीज़ की कमी है वो आज आपसे डिस्कस करूँगा। टॉलरेटेड होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, सब ठीक है, बट मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ आपने पहले बोला वो है क्या? टैलेंटेड। अ टीचर शुड बी टैलेंटेड। देखिए टैलेंटेड होगा तो टीचर होगा, पहली बात ये है। बट टैलेंट किस तरह का होना चाहिए? आई ऑलवेज सेड दैट टीचर शुड बी टैलेंटेड इन 2 वेज। दो तरह से एक टीचर को टैलेंटेड होना पड़ेगा। पहला क्या है? पहला रास्ता ये है जिसमें टीचर को टैलेंटेड होना है, टीचर he or she should know about his or her talent। सबसे पहले टैलेंटेड इतना होना है टीचर को कि उसको अपने टैलेंट का पता हो। क्या हर इंसान का टैलेंट सेम है? यस और नो? हर एक का टैलेंट डिफरेंट है। क्या हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसको जानते हैं कि मेरे अंदर खूबी क्या है, मेरे अंदर बेस्ट क्या है, मेरा बेस्ट मूव क्या है, मेरी बेस्ट एक्टिंग क्या है, मेरा बेस्ट स्टाइल क्या है, मेरा बेस्ट डिजाइन क्या है, मुझ पे बेस्ट कौन सा कलर अच्छा लगता है जो मुझ पे सूट करता है, कौन सा ड्रेस मुझ पे सूट करता है, कौन सा स्टाइल मुझ पे सूट करता है, क्या मुझे वो पता है? पहले नंबर पर आज के टीचर को इतना टैलेंटेड होना पड़ेगा कि उसको अपने टैलेंट का पता हो। देखो हम सब के सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हर दूसरे शख्स से मुख्तलिफ बनाया है, हमारा टैलेंट दूसरे से डिफरेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में 99.9999 लोग ये जाने बिना मर जाते हैं कि उनका टैलेंट क्या है। अगर मैं अभी आपसे एक्टिविटी करवाऊं ना कि आंखें बंद करें और दुनिया के अजीम लोगों के नाम काउंट करें, तो आपके ज़हन में 3-4 नाम आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद कायद आज़म का नाम सोच लेगा, फिर नाम बात सोच लेगा, ये नाम है। क्यों आते हैं ये नाम हमारे ज़हन में? ये कॉमन है, अजीम लोग लगते हैं ना, जिंदा है, और अब पता नहीं कितने सदी लोग इनके नाम जिंदा रहते हैं।
यस और नो? Yes. लेकिन क्यों याद रखा जाता है और क्यों इन्हीं का नाम हमारे जहन में आता है कि ये उन 0.1 लोगों में से हैं जो अपना टैलेंट समझ गए थे। जब इंसान अपने टैलेंट को जान लेता है ना, अपने आप को परख लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप की पहचान कर लेता है कि मुझे बनाया किस लिए गया है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मेरे अंदर खूबी क्या है, तब वो दुनिया में उन अजीम लोगों में आ जाता है जो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। हमारे यहाँ मैंने बताया कि 99.999% लोग बगैर ही जाने मर जाते हैं, खत्म, कब्रों में चले जाते हैं। उनको भेजा किस लिए किया था, उनका मकसद क्या था, उनके अंदर खूबी क्या रखी गई थी, टैलेंट क्या रखा गया था, वो दुनिया में करने क्या आए थे। आपको लगता है कि मैं मकसद भेजा गया यहाँ? कोई तो मकसद होगा ना हमारे। कोई ड्यूटी आपकी लगी होगी, कोई ड्यूटी आपकी लगी होगी, कोई आपको मेरी लगी होगी। क्या हम उस ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं? क्या वही काम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमें बनाया गया था? प्रॉब्लम ये है ना कि हमें ये नहीं पता हमें बनाया किस लिए गया। हमारे अंदर खूबी के अपने आप को जानने, और अपने आप को जानने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है? अपने आप पे नजर रखना शुरू करें। आप दूसरों पे नजर रखते हैं ना, इसने क्या पहना हुआ है, इसने कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा, कहाँ से लिया, अच्छा ये आज ऐसे बैठी हुई है, आज रो रही थी, हंस रही थी, ये बड़ी खुश थी, आज क्या बात है। उसको छोड़ के ना अपने आप पे नजर रखना शुरू करें, अपने आप को देखना शुरू करें, अपने आप को टाइम देना शुरू करें। कभी आप में से कोई ऐसा है 8-9 लोगों में से कि आपने किसी दिन बहुत अच्छा काम किया हो और फिर घर गए हो और एक फूल लिया और अपने आप को फूल दिया? कभी बहुत अच्छा काम किया और बाजार में हो, अपने लिए कुछ चीज खरीदी और अपने आप को गिफ्ट दिया पैक करके? हमारी जिंदगी दूसरों की सर्विसेज में गुजर जाती है, सबसे पहले आपके लिए अपनी जात है। तो शख्स अपने आप को टाइम नहीं देता ना, जो अपने आप के साथ मुखलिस नहीं है ना, जो अपने आप की डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहा, यार मेरे अंदर खूबी क्या है, मैं उसको कैसे निखार सकता हूँ, मेरे अंदर खामी क्या है, मैं इसको कैसे खत्म कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। जब मैं अपने बारे में काम नहीं कर रहा, तो दूसरे के बारे में कैसे कर सकता हूँ? हाउ इज इट पॉसिबल? जब मैं अपने साथ मुखलिस नहीं हूँ, क्या मैं किसी के साथ हो सकता हूँ? सबसे पहले अपने साथ मुखलिस हो जाए, रेक्टिफाई करें अपने आप को टाइम दें, सोचिए अपने बारे में। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम दिन में 10 मिनट जरूर दें अपने आप को। अकेले हो जाए, बैठ जाए आराम से, लेट जाए, बैठ जाए, आंखें बंद कर सोचिए अपने बारे में, मैं क्या हूँ, मेरे काम क्या है, मेरे बेस्ट चीजें कौन सी हैं, मेरे अंदर अच्छाइयाँ कौन सी हैं, मेरे अंदर बुराइयाँ कौन सी हैं। उससे ना आपको अपना टैलेंट पता चलना शुरू हो जाएगा। सोचिए किस दिन मैंने पढ़ाया था, किस स्टाइल से पढ़ाया था, बच्चे बड़े खुश हो गए। उस दिन मेरा ड्रेस क्या था, जिस दिन बच्चे बड़े खुश हो गए। उस दिन मुझ पे कौन सा कलर पहना हुआ था। यकीन करें आपकी एक एक चीज का बच्चे पर असर होता है। मुझे भी याद है, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं, हम मतलब मैं ओपनली बताता हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, और उसमें क्या होता था कि हमने ना टीचर्स के कलर्स, जो सूट के कलर्स तक ज़हन में रखे होते हैं कि आज सर इस कलर के कपड़े पहन के ना, आज तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत मारेंगे, और आज इस कलर के पहन के हैं, आज तो सर का फेवरेट कलर है, सर कुछ और होता भी ऐसा था, उस दिन वो सब कुछ नजर आते थे। ये होता अनइंटेंशनली है, बट बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो चीज दूसरों को नहीं, आपको पता होनी चाहिए कि मेरा कौन सा कलर मुझ पे सूट करता है, कौन सा ड्रेस सूट करता है, कौन सा स्टाइल सूट करता है, कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है, कौन सा शूज सूट करता है, कौन सी बातें वर्ड्स मैं बोलता हूँ तो बच्चों को खुशी फील होती है, कौन सा मेरा स्टाइल, टीचिंग स्टाइल मैं यूज करता हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। जी आपको पता होना चाहिए। तो टीचर शुड नो अबाउट हिज और हर टैलेंट। पहला वे ये है इस टैलेंटेड होने में कि आपको अपने बारे में एक एक चीज का पता होना चाहिए। 10 मिनट रोज दें, और यकीन करें जिस तरह आप दूसरों की अचीवमेंट पर दूसरों को खुश करने के लिए जाते होते हैं, ये फलां हज करके आ गया, फलां ये कर लिया, फलां ने जनाब अच्छे मार्क्स ले लिए, जाओ इसको मिठाई देकर आओ, इसको ये करो, इसको गिफ्ट देकर आओ, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे भाई ने ये किया तो मैं इसको ये गिफ्ट दे दूं। कभी खुद को गिफ्ट दो। मेरी मतलब एक असाइनमेंट समझ लो इसको कि किसी दिन अच्छे से तैयार होकर ना फूल और खुद को प्रेजेंट करें, शीशे के सामने खड़े होते लगेंगे तो पागल है, घर वाले ये कहेंगे वो पागल हो गई, क्या हो गया इसको। बट उस दिन फूल देने के बाद आपकी जो अपने अंदर सेटिस्फैक्शन होगी ना, खुशी होगी, उसका आपने सर को बताना है, सर आज ये मैंने काम किया था। और उसके बाद उस रात आपको नींद कैसी है, उस टाइम के बाद का जो टाइम पीरियड सोने तक का था वो कैसा गुजरा, और रात कैसी गुजरी आपकी, ये करके देखिए काम। आई एम श्योर डैड कि आप लोग इतने खुश फील करेंगे ना उस दिन, इतना अच्छा फील करेंगे ना उस दिन। मैंने पहले कहा कि अपना जिंदगी दूसरों के लिए गुजार, अल्लाह ने हमें दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए तो भेजा जा सकता है, दूसरों की, बट असल तो आप पहले अपने आप की तो मदद करो यार।
आप क्या हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है, क्या अंदर टैलेंट क्या रखा हुआ है आपके लिए, वो क्यों बनाया गया आपको, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्यूटी क्या है दुनिया में भेजने की आपको 50-60 साल अल्लाह ने दे दिए, 70-80 साल और अल्लाह नबी में दे सबको, आखिर वो क्यों दे रहा है मुझे इतना टाइम, मैंने करना क्या है इस टाइम के अंदर। और फिर अगर आप इस शोबे में आ गए तो ये तो और भी खतरनाक बात है कि अल्लाह ने सिर्फ आपको आपकी नहीं, आपके ऊपर कई लोगों की, कई नस्लों की, कई कौमों की जिम्मेदारी दे दी है। तो अगर मैं टीचिंग के लिए ही बना हूं तो क्या मैं ठीक टीचिंग कर रहा हूं, क्या वो म्यार पूरा कर रहा हूं। टीचिंग को किसका शोभा कहा जाता है, पैगंबरों का। पैगंबरों का शोभा कहा जाता है, मतलब इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता ना, इसको पैगंबरों का शोभा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने ना हर पैगंबर को मोइज़ात अता किए, किसी को मोइज़ा अता किया वो लोहा पकड़कर पिघल जाता है, किसी को मोइज़ा अता किया वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, किसी को मोइज़ा अता किया कि वो हर तरह की मखलूक से, जानवर से, चिन परिंद कीड़े मकोड़े सबकी बात को सुन लेता है, समझ लेता है, उनसे बातें कर लेता है, थे ना मोइज़ात हमारे पैगंबर। जी जी बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को मोइज़ात अता किए, और जिसकी उम्मत से हम हैं, से अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी उम्मत से हम हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको क्या मोइज़ा मिला था, उस्ताद का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दावा किया, वो था कि मुझे तुम लोगों के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। बिल्कुल। I always said that teaching is a मोइज़ा। ये कायनात उस शख्स के लिए बनाई गई जिससे नबी अल्लाह पाक सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यस और नो, यस। ओपन ऐलान बताया कि तू मेरा महबूब शख्स है, ये कायनात तेरे लिए बनाई है, तो अपने महबूब शख्स को क्या गिफ्ट दिया होगा, सोचे जरा, तो किसी मोइज़े से काम होगा। तमाम मोइज़ों का अगर सरकार आ जाए तो ये टीचिंग इज अ मोइज़ा, सारे मोइज़ों से बड़ा मोइज़ा टीचिंग है। हमारा तो कोई थोड़ा बहन भाई रिश्तेदार कोई में प्यारा लगने लग जाए, हम तो उसको अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट दे रहे होते हैं, अपनी औकात से बढ़ के दे रहे होते हैं, ऐसे होता है ना। जी बिल्कुल। तो कायनात का मालिक है, उसने क्या गिफ्ट दिया होगा अपने महबूब शख्स को, उसने दिया मोइज़ा, और मोइज़ा क्या था, टीचिंग। तो आप तो ऐसे शुबे से वाबस्ता हो भाई, इतना बड़ा मोइज़ा आपके हाथ में है। उसको मोइज़ा क्यों कहा गया कि आपने एक कली, बिल्कुल एक छोटी सी कली को पकड़ना है, छोटे से बच्चे को पकड़ना है, बगैर कुछ उस पर लिखा नहीं हुआ, खाली ब्लैंक स्लेट को पकड़ना है और आपने उसको जो बनाना है उसने बन जाना है। ये मोइज़े से कम है कि किसी इंसान को आप जो बनाना चाहे वो बन रहा है, इससे बड़ा कोई मोइज़ा नहीं। जिस कौम को आप जिस तरफ लेके जाओगे, कौम पूरी की पूरी कौम उस तरफ जाएगी, इससे बड़ा कोई मोइज़ा हो सकता है। कहा जाता है ना, टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स, इसीलिए कहा जाता है भाई कि आप तो पूरी कौमें बनाने वाले हो। बट मैं आज के दौर के मुताबिक कहता हूं कि जिस तरह टीचर नेशन बिल्डर्स होने चाहिए, उसी तरह नेशंस को तबाह करने वाले भी टीचर्स ही हैं। वही यार हम हैं, एक्सेप्ट करें। उसकी रीजन ये है कि जो हम स्टार्ट से अगर बात करें कि सेल्फ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, सेल्फ में क्या आपको टीचिंग मेथड पे पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को अच्छा लग रहा है, क्या बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, क्या बच्चे शेयरिंग कर रहे हैं, नहीं हो रहा, हमारा टीचिंग बेकार चल रही है। टैलेंटेड में हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर अपने टैलेंट का नहीं पता हमें, दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, दूसरा टैलेंट का क्या है, टीचर मैंने कहा टैलेंटेड इन टू वे, फर्स्ट पेज दैट कि अपने टैलेंट का पता हो, सेकंड बच्चे के टैलेंट का पता हो। क्लास में कितने बच्चे होते हैं, काफी 15-20 तो होंगे ना। जी बिल्कुल। तो क्या 15 या 20 बच्चों का टैलेंट सेम होता है? एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो क्या 20 का टैलेंट सेम है? नो। अगर 20 का टैलेंट सेम नहीं है, एग्री करते हैं सब टैलेंट डिफरेंट है, अब 20 डिफरेंट टैलेंट के बच्चे हैं तो इनके लिए टीचिंग मेथड जो आप बनाओगे वो कितने होने चाहिए? आप आवाज बनाओगे 20 सर। कितने होने चाहिए? 20 टीचिंग मेथड होने चाहिए। क्या हमारे पास 20 टीचिंग मेथड है? तो फिर हम कैसे टीचर होंगे? तो फिर तो इसका मतलब है कि 20 डिफरेंट टैलेंट के बच्चे थे, 20 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होने चाहिए थे, वो हमारे पास नहीं है। हम 1 2 3 4 टीचिंग मेथड्स पे पढ़ा रहे हैं, तो जो बाकी 16 बच्चे हैं वो मतलब 4 या 5 का बात करो, आप 5 टीचिंग मेथड पे पढ़ा रहे हो, बाकी कितने बचे? 15। क्या 15 जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? जिम्मेदारी किसके थे? तो टीचर को तो 5 टीचिंग मेथड आते हैं, वो 5 बच्चों ने सीख लिए, 5 बच्चों को बात भी समझ आ गई, 5 बच्चे इंटेलिजेंट भी हो गए, बाकी जो 15 बचते हैं अब वो किसके पल्ले पड़ेंगे? उन्हीं में से नकम्मे भी हो जाएंगे, उन्हीं में से नालायक भी हो जाएंगे, उन्हीं में से सब आ जाए। समझ गए? ये हो रहा है हमारे स्कूल में। कसूर किसका है? अगर 20 डिफरेंट बच्चे थे तो टीचिंग मेथड कितने होने चाहिए?
20 टीचिंग मेथड नहीं है हमारे पास है 5, आधे 10 भी कर लो आप, तो बाकी जो 10 बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे निकम्मे नहीं होते, बच्चे नालायक नहीं होते, कौन होता है? शुक्र है, एक्सेप्ट करना चाहिए। सीखने का जो पहला मरहला होता है उसका प्रोसेस ये है कि हम अपनी कमियों को या हम अपनी वीकनेसेस को समझना शुरू कर दें, एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। तो आज के बाद कितने टीचिंग मेथड चाहिए आपको? 20 बच्चे हैं तो 20, 30 बच्चे हैं तो जितने बच्चे होंगे हमारे पास टीचिंग मेथड भी उतने ही होंगे। तो अब पहली शर्त क्या है, टीचिंग मेथड कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सीखने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि मेरे पास कितने टैलेंट के बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं तो 20 डिफरेंट टैलेंट हैं, तो हर बच्चे के टैलेंट का पता होना चाहिए। जब तक बच्चे के टैलेंट का नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता कि मेरे इस मरीज का मसला क्या है, तो मैं इसका इलाज कर सकता हूँ? जब तक डॉक्टर मर्ज नहीं जानेगा वो बच्चे का, वो उस मरीज का इलाज नहीं कर सकता। तो जब तक टीचर ये नहीं समझता कि मेरे इस बच्चे का टैलेंट क्या है, इसका ये किस स्टाइल से सीखेगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इसको जो सीखने का ये किस चीज से ज्यादा जल्दी सीखता है, किस अंदाज से मैं बात करूंगी तो जल्दी सीखेगा, तो तब तक हम उसको सिखा सकते हैं। जब तक हमें नहीं पता हम नहीं सिखा सकते। अब आप ना थोड़ी क्लास को ज़हन में रखते जाइएगा, आपकी क्लास में कौन कौन से डिफरेंट टैलेंट के बच्चे हैं और किस वे में सीखना जल्दी करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी गैस देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पॉइंट सुनाते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट के अंदाज में पढ़ाते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे स्टोरी सुनने से जल्दी सीखते हैं। कुछ बच्चों को आप मुस्कुरा कर सिखाओ, बात करो, वो सीखते हैं। कुछ बच्चे गेम्स करवाओ तो सीखते हैं। कुछ बच्चों के साथ आप जाके बैठोगे, आपके साथ बैठकर सीखेंगे। कुछ बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है तो वो सीखते हैं। यस और नो? यस। इस सभी के डिफरेंट टैलेंट्स हैं। A teacher, a good teacher and a teacher of 21st century should know about this कि मेरे किस बच्चे का टैलेंट क्या है और वो किस अंदाज से जल्दी सीखता है। तो जब 20 टीचिंग मेथड, 20 डिफरेंट टैलेंट्स का हमें पता चल जाएगा तो 20 टीचिंग मेथड बनाना कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल। फिर मैं उसी अंदाज से, अगर मेरा बच्चा ही हंसते मुस्कुराते ये मेरे फनी अंदाज से सीखता तो आई कैन डू फॉर दैट। ये मेरा बच्चा है, ये पोइम से सीखता है, स्टोरी से सीखता है, वीडियो देखेगा, ये पिक्चर देखकर जल्दी सीखता है। ये कहता है मैं प्रैक्टिकल काम करूंगा तो सीखूंगा। ये कहता है मैं ग्रुप में सीखूंगा, तो मुझे वो सारी एक्टिविटीज अपनी उस क्लास में प्रिपेयर करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या 20 टीचिंग मेथड 30 मिनट के पीरियड में हो जाएंगे? यस और नो? कौन कह रहा है यस? अब तो बोलो कौन कह रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा ना, वो मास कहना तो पता नहीं चल रहा किसने कहा यस। कुछ नहीं कहने लगा। नहीं, क्वेश्चन दिखाया कि यस कीजिए, बाकी यही सवाल है। हाँ सुन, अच्छा क्वेश्चन पे का। चल अब ये बताइए हो सकता है कि नहीं? नो, हो सकता है लेकिन हाँ कैसे? अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग, बोले कैसे हो सकता है? मतलब 30 मिनट का पीरियड है और अगर 30 बच्चे हो गए, बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं बच्चे, मतलब स्कूल वाइज स्टूडेंट वाइज बच्चे बढ़ जाते हैं, तो क्या 30 मिनट में 30 टीचिंग मेथड हो सकते हैं? वो बच्चे दिखाने में तो 5 बच्चे एक जैसे हैं, वो ग्रुप में लग जाएंगे। फिर सवाल इज स्टिल देयर, क्या वो 20-30 मेथड्स हो सकते हैं? जी मैम, क्या कहते हो आप? हो जाएंगे कि नहीं? नहीं होंगे। और कोई कहता है होंगे, हो जाएंगे? आई थिंक हो जाएंगे स्ट्रीमिंग के बाद। एक क्लैप करें जोरदार मतलब ये जोरदार क्लैप है। देखो अभी तो नहीं पता होंगे मतलब कैसे होंगे, बट स्टिल सेइंग दैट हो जाएंगे। यस, आप 20 नहीं 30 नहीं, आप यू कैन डू 50 मोर देन 50 मेथड्स इन अ वन पीरियड, इन अ वन 30 मिनट में 50 से ज्यादा टीचिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो यू नो टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, हमें तो पहले ये सीखना चाहिए ना टीचिंग मेथड्स में क्या क्या आता है। टीचर का क्लास के अंदर जिस गेटअप में आती है, जिस ड्रेस में आती है, जिस स्टाइल में आती है, जिस शूज में आती है, जिस कलर में आती है, इज अ टीचिंग मेथड। आपका सिर्फ आपका जो ड्रेस होता है ना, वो एक टीचिंग मेथड होता है। इसलिए मैंने पहले शुरू में बात की कि आपका ड्रेस भी बड़ा मैटर करेगा। आपकी अपीयरेंस जो होती है इज अ टीचिंग मेथड। बहुत सारे बच्चे सिर्फ उस दिन के ड्रेस से आपका वो टॉपिक समझ जाएंगे या सीख जाएंगे। टीचर क्लास के अंदर किस ड्रेस में आई और उसके हाथ में क्या पकड़ा होता है, इज अनदर टीचिंग मेथड। तो दूसरा टीचिंग मेथड है आप क्लास के अंदर क्या लेकर आ रहे हो और किस अंदाज से लेकर आ रहे हो। आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और उसका कोई चार्ट आपने बनाया या उसका कोई सॉलिड मटेरियल है, कंप्यूटर है, उसका मिनी कंप्यूटर हाथ में पकड़ के लिया, लैपटॉप पढ़ा रहे हो, लैपटॉप पकड़ के लिया है, मोबाइल पढ़ा रहे हो, मोबाइल पकड़ के लिया हो,
या कोई तस्वीर बना कर ले आए हो, वो आप लेकर आते हो और प्रेजेंट कर रहे हो, क्या ये टीचिंग मेथड नहीं है? बहुत सारे बच्चे सिर्फ वो पिक्चर, वो सॉलिड मटेरियल, वो चीज देखकर सीख जाएंगे। द थर्ड टीचिंग मेथड कि वो जो चीज आप लेकर आए हो आपने रखी कहां है, उसकी साइड किस तरफ है, वो किस तरह से बच्चों को अपील कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, नहीं कर रही। So you can apply more than 50 teaching method in a one period, in a one lecture. आपका चलकर आना, आपके हाथ में सामान क्या है, आपने कहां रखा है, फिर नेक्स्ट आप खड़े कहां होते हो, आप क्लास के किस कॉर्नर में खड़े होते हो, इट्स अ टीचिंग मेथड। देन नेक्स्ट, हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ यू स्टार्ट योर क्लास इज अ टीचिंग मेथड। ये एक अलग टीचिंग मेथड है कि आपने आज जो ग्रीटिंग करनी है, सलाम दुआ करनी है, किस अंदाज से की है, उसमें क्या वर्ड्स यूज किए हैं, उसमें क्या बात की है, कहां से स्टार्ट किया, इज अ टीचिंग मेथड। हाउ डू यू वेलकम योर क्लास, आप अपनी क्लास को कैसे वेलकम करते हो, इज अनदर टीचिंग मेथड। तो एक टीचर बेशुमार टीचिंग मेथड यूज कर सकता है। अच्छा, अब आप लोग ये तो करते हैं रोज, बट क्या वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो रही है चीजें कि नहीं हो रही? द मेन थिंग इज दैट। देखो, आप वेलकम तो रोज करते हो ना, कुछ ना कुछ शायद लेकर आते हो, नहीं लेकर आते तो लेकर आना चाहिए रोज। मैं हर कहता होता हूँ कि अपने लेक्चर में कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए एक्स्ट्रा, बुक के अलावा, ठीक है? वो एक वीडियो भी हो सकती है, वो एक पिक्चर भी हो सकती है, वो एक चार्ट भी हो सकता है, वो एक सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, वो एक्टिविटी को गेम भी प्लान करके आ सकते हो, बट देयर शुड बी समथिंग न्यू। तो वो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो टीचिंग मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कपड़े रोज पहनते हो, आज मैंने शेप पढ़ानी है, ये मैंने कलर पढ़ाना है, रेड कलर पढ़ाना है, तो मैं अगर रेड कलर के कपड़े पहन कर आ जाता हूं तो मुझ पर क्या यूज रहेगा, कुछ नुकसान हो जाएगा मेरा। बट बच्चा फौरन सीख जाएगा, समझो ना बात को। जिस दिन आपने रेड कलर पढ़ाना है, ग्रीन पढ़ाना है, उस दिन हम कलर कवर पहन के आ जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि वो एक टीचिंग मेथड है, ठीक है? आपका बात करने का स्टाइल, देन आपकी वॉइस साउंड, ये टीचिंग मेथड है। कहां मुझे आवाज ऊपर रखनी है, कहां नीचे करनी है, किस बात पर मैंने जोर देना है, किस बात को मैंने बिल्कुल लाइटली बोल देना है, किस बात को मैंने रिवीजन करनी है, बार-बार बोलना है, किस बात को रिवाइज करवाना है, इज अ टीचिंग मेथड। तो आप एक नहीं हजारों टीचिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट इट शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक। आपके टॉपिक से रिलेटेड होते तो जिस दिन आपने मैथ का कोई टॉपिक पढ़ाना है, इंग्लिश का जो टॉपिक पढ़ाना है, अगर उसी के हवाले से कोई स्टोरी सुना दो, उसी के हवाले से डिस्कशन कर दो, उसी के हवाले से बात सवाल जवाब कर लो। जरूर पढ़ाना है आपने तो बच्चों से सवाल ही अगर आप ये करें कैसे हैं आप, हालचाल पूछ लिया, या बच्चों को अपने नाम दे दें, आप यू आर लुकिंग लाइक अ टाइगर, यू आर लुकिंग लाइक अ जिराफ, यू आर लुकिंग लाइक अ ज़ीब्रा, ये बच्चों का टॉपिक तो वैसे क्लियर हो गया, आप कितने प्यारे लग रहे हो, लुक लाइक अ, कोई भी मतलब नाम दे दें उसको। फिर उसके अलावा आप उसको स्टोरी सुनाओ। द बेस्ट मेथड इन प्री क्लास इज दैट जब आप टीचिंग करो आप स्टोरी जरूर सुनाओ, कोई जरूर सुनाओ। तो आपको टीचर को हमेशा कहते हो टीचर को एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए, उसको स्टोरी बहुत अच्छी बतानी आती है, ठीक हो गया? तो आप राइट में बहुत सारे मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं बट वो रैंडमली कर रहे होते हैं, जाने अनजाने। आज के बाद आप जब क्लास में जाओ तो हर चीज सोच समझ के जाओ कि मेरा उठना बैठना बोलना इज शुड बी अ टीचिंग मेथड। मेरे ड्रेसेस, मेरी जो वॉइस हो, मेरी जो स्टोरी हो, मेरी बातें भी नॉर्मल बातें भी करो ना, तो उसको भी अपने टॉपिक से अटैच किया करो, ठीक हो गया? द नेक्स्ट लेटर इज ई फॉर एजुकेशन। ये तो पहली शर्त है। ई फॉर एलिफेंट, मोटा ताजा टीचर होता है एलिफेंट की तरह, बच्चे देख के डर जाए इसको। यस, नो। किसने कहा यस? अच्छा, ई से क्या होता है, जो और तो गेस करें? एजुकेशन इसका होना चाहिए, तो डेफिनेटली सब फर्स्ट जी। और इसे क्या बनता है? सोचें सोचें सोचें। A teacher should be, इसे क्या बनता है? अच्छा, जो जो लफ्ज आपको आते हैं वो बनाइए। इसे क्या बनता है आपके में, क्या है? एलिफेंट के अलावा एग के अलावा टीचर पॉइंट आउट। और आप क्या कहती हैं इसे? मेरे माइंड में एजुकेशन ही है। और एजुकेशन अर्निंग होनी चाहिए, अर्निंग तो हमारा वो तुम्हारी रस रस नस नस में बसा हुआ है। आपने कहीं इसे एजुकेशन ही है। और सोचो, ये यू आर अ टीचर, यू शुड हैव मोर देन, मैं कहता हूं हमेशा कहता हूं एक लेटर की ना आपके पास इसकी प्रैक्टिस किया करें, आपको फायदा होगा। ये मतलब मेरी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है बट मैं आपको टिप देके जा रहा हूं कि एक लेटर की ना आपके पास कम से कम 20 लफ्ज होने चाहिए।
और एट द सेम टाइम आप लिख सको फौरन। इससे क्या बनता है, तो सेम 20 अल्फाज फौरन लिख लो। इक्वालिटी, हाँ ठीक है, मतलब लफ्ज तो ठीक है, बट एज ए टीचर होना चाहिए क्या बोलते हैं जी। ई से आप किसी में क्या रहा है, वो तो उन्होंने क्या किया ना, आप सारे डॉक्टर ना बनना है। ई से क्या होता है, आप बताओ। कुछ भी नहीं आ रहा इसे, खाली जी एक बार तो उन्होंने बता दिया जी। मैम ई से इनोसेंट भी तो आ सकता है। इनोसेंट आई जी, अल्लाह जान। I always said that the word is energetic. इससे बहुत सारे लफ्ज बनते होंगे, बहुत सारी चीजें होती होंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 21st century टीचर। और मेरे 7 सालों का निचोड़ है, ये मैं चीजें आज आपको बता रहा हूँ कि 7 सालों में मैंने एक निचोड़ निकाला कि आज के टीचर को कैसा होना चाहिए। The word is Energetic. a teacher should be energetic। और जो मैं आज के दौर में आज के टीचर की अगर मुझसे सबसे बड़ी कमी पूछी जाए ना कि सर आप इतने टीचर्स को मिलते हो, आपने क्या फील किया, किस चीज की कमी है, तो आई ऑलवेज सेड दैट एनर्जी की कमी है हमारे टीचर में। आज के टीचर, एक टीचर को एनर्जेटिक होना, और एनर्जेटिक होने से मुराद क्या है, आई ऑलवेज सेड दैट कैसी एनर्जी चाहिए टीचर को, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द क्लास एंड द लास्ट मोमेंट ऑफ द क्लास शुड बी सेम। जिस एनर्जी से आप आते हैं ना घर से, पराठे शाठे खाए होते हैं, टेशे खाए होते हैं, क्लास में आते हो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाज होता है, क्या एनर्जी होती है, क्या वो एनर्जी द लास्ट मोमेंट जब जाना होता है होती है। I always said that teacher should be energetic. In this way, the first moment of the class and the last moment of the class should be same. आपका एनर्जी लेवल should be same, पूरा दिन सेम होना चाहिए। बट हमारे थोड़ा सा उल्टा होता है ना, पहले 2-3 पीरियड में एनर्जी अच्छी होती है, 5वें-6वें पीरियड में समोसा चाय ना मिले तो गिर जाएगा, और 8वां-9वां पीरियड तो बैठ के बनाने स्वाद होगा। और छुट्टी से 15-20 मिनट पहले हमारा बैग मोबाइल चीजें अपनी ऐसे ढूंढ रहे होते हैं ना, बस पूरी करें और निकले बाहर। बट आई ऑलवेज सेड दैट अ टीचर की एनर्जी क्यों जरूरी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आज बेशक हम थोड़ा पढ़े पर जरा अच्छा समझ कर जाएंगे कि एनर्जी होना क्यों जरूरी है, वो बाद में बात करता हूं। बट आई सेड दैट टीचर शुड बी एनर्जेटिक इन दिस वे, द फर्स्ट मोमेंट, मेरे साथ बोलें, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द क्लास, ऊंचा बोले, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द क्लास एंड द लास्ट मोमेंट ऑफ द क्लास शुड बी क्या होना चाहिए, Same. शुड बी Same. अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द क्लास, इसमें एनर्जी होनी चाहिए। ये ना हो मैंने कहा कि फर्स्ट मोमेंट और क्लास सेम हो, तो आप सुबह आए तो भी एनर्जी ना हो। तो बात होता है ना, घर पे लड़ाई हो गई, कि झगड़ा हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, तो पहले पीरियड में अक्सर लोगों की एनर्जी नहीं होती, तो ये ना हो कि सामने कहा था पहले वाली एनर्जी आज तक रहे, तो उससे वैसा नहीं रहना, चेंज हो जाता है। बट नॉर्मली होता है कि पहले पीरियड में आपकी एनर्जी अच्छी होती है। एनर्जी होना जरूरी क्यों है, आप इस पर बात करते हैं, क्यों मैंने इस जो है इस क्वालिटी को चुना है कि आप टीचर 21st सेंचुरी के टीचर को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। आप कुछ एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। बच्चा सुबह घर से निकलता है छुट्टी वाले दिन खेलने के लिए, दोपहर में खुद घर आ जाता है जी बिल्कुल। नॉर्मली होता है खींच खाने का टाइम हो गया तो मां खींच के लेकर आ रही होती है ना। हम हमारे साथ भी था बचपन में, हम ये मतलब घर से निकल के तो बस खेल ही रहे हैं, कभी थके थे हम, दोपहर का खाना खा भी लिया, अगर तो ज्यादा होता था रोल बनाया फौरन पकड़ा, हमारा शौरमा होता था ना जी जी। वो शौरमा सा बनाते थे, रोटी को बना के तो फिर बाहर हाथ में रोटी लेके फिर खेलने चले गए, कभी थके थे? नहीं सर। आज का बच्चा नहीं थकता, एनर्जी इतनी है उसके अंदर। बट आज का बच्चा क्यों थक रहा है, बाहर क्लास में लगता है वो थक गया, वो सोने नींद आ रही है उसको, क्योंकि उसके टीचर की एनर्जी नहीं होती। एनर्जेटिक होना क्यों जरूरी है, मैं आपको साइंस और उससे मेडिकल से बताता हूँ। साइंस पर आपने फिजिक्स पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी, मैं सवाल कुछ नहीं करूंगा, मुझे खुद नहीं आता। अच्छा पर साइंस रिसर्च मेडिकल ये कहती है कि इंसानी बॉडी से रेज निकलती है, मुसलसल निकल रही होती है, नजर नहीं आती है ना कि दूसरे की रेज होने आ जाए, नजर नहीं आ रही होती।
बट इंसानी बॉडी से मुसलसल रेज निकलती हैं और वो रेज होती है दो तरह की। पहली रेज होती है और दूसरी होती है, दो तरह की रेज निकलती हैं, पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव रेज निकलती है। अब साइंस ये कहती है कि आपकी बॉडी से जो रेज, जिस लम्बे में जो रेज निकलेंगी वो आसपास के लोगों पर वैसा असर डालता है। चलो एक और मिसाल से समझाता हूँ। चाय मेरा फेवरेट ड्रिंक है, तो आप में से कौन बना लेते हैं चाय? अच्छी कौन बनाते हैं? हाँ सारे अच्छी। अच्छा, एक घर में कितने लोग चाय बना लेते हैं? सब। तकरीबन सभी। ऐसे ही होता है, मतलब एक घर में अगर 7-8 लोग हैं तो वो सभी के सभी चाय बना लेते हैं। यस और नो? यस। सबकी चाय का टेस्ट सेम होता है? नो। क्यों? वजह? स्टाइल अलग अलग होता हाँ, स्टाइल मेथड अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर कोई चीनी पहले ना पानी पहले गर्म करता है, दूध बाद में डालता है, पत्ती बाद में डालता है, तो पहले पत्ती और पानी डाल देता है। कोई मतलब हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है, मेथड जिसे हम कहते हैं वो डिफरेंट होता है। कोई मेरी ऐसा होता है सारी चीजें एक ही दफा डाल देता है और फिर 5 मिनट के लिए बैठ जाता है कि बन जाएगा। मतलब पहला चाय का टेस्ट इसलिए डिफरेंट होता है कि उसका मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है। एग्री? यस। अच्छा, फिर दूसरी चीज आती है कि उसकी जो क्वांटिटी होती है जो वो भी कम ज्यादा होती है। कोई दूध ज्यादा, कोई पानी ज्यादा, कोई पत्ती कम, कोई पत्ती ज्यादा, कोई चीनी कम, कोई चीनी ज्यादा। उससे भी क्वांटिटी की वजह से भी चाय का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। यस और नो? यस। कोई क्वालिटी का भी फर्क आ सकता है कि कोई पत्ती किस ब्रांड की यूज हो गई, कभी किस ब्रांड की यूज हो गई, कभी दूध गाय का आ गया, कभी भैंस का आ गया, कभी कहीं से दूध कहीं डब्बे वाला डाल दिया, तो उससे भी चाय का टेस्ट मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी, उसके बाद टाइमिंग का आ गया, कोई बहुत देर तक पकाता है, जी। कोई बस जल्दी पकाओ और खत्म करो काम, ऐसे होते हैं। टाइम का डिफरेंस आ गया। उसके बाद हीट का फर्क आ गया, कोई बहुत ज्यादा तेज हीट में, कोई बिल्कुल लाइट सी हल्की सी आंच पर। यस और नो? यस। ये 5 चीजें हैं जिनकी वजह से चाय का टेस्ट। एग्री सर? यस। ओके है सर? यस। अच्छा, अब हम एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि अब हम सारे ना उठ के चाय बनाते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे ही चले जाइएगा। मिसाल दे रहा हूँ कि हम सारे के सारे चाय बनाते हैं और हम इन 5 चीजों को जिनकी वजह से मेथड, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड हीट, इन 5 चीजों को हम सेम कर देते हैं कि सेम मेथड होगा, सेम क्वांटिटी होगी, सेम क्वालिटी होगी, सेम टाइम होगा, सेम हीट होगी। अब ये सारी की सारी चीजें जिसकी वजह से चाय का टेस्ट डिफरेंट होता है, हम सेम की सेम कर देते हैं सेम टाइम पर, तो क्या आप टेस्ट सेम हो जाएगा? क्यों? अभी तो आप लोगों ने इसका इशू बनाया था, ये तो खत्म कर दिया मैंने। पर्सन तो चेंज ही रहेगा ना। पर्सन, देखो हमारा तो पर्सन की तो बात ही नहीं है ना। पर्सन खुद तो चाय में जा नहीं रहा ना, उसे तो चीजें डालनी है या मेथड यूज करना है, तो वो तो हमने सेम कर दिया। साइंस, रिसर्च, मेडिकल कहती है कि इंसानी जिस्म से क्या निकलती है? चाय बनाने वाले के चाय की मेथड, क्वांटिटी, क्वालिटी, हीट और टाइम की वजह से चाय का टेस्ट डिफरेंट नहीं होता, उसकी रेस की वजह से, उसकी थिंकिंग। रेस के असल में थिंकिंग, सोच है आपकी। चाय के टेस्ट बनाने वाले के अपना एक टेस्ट है, उसकी वजह से डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर आपका किसी दिन मूड बहुत अच्छा होता है, बारिश हो रही होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, बड़ा सुहाना सा मौसम होता है, बड़ा प्यारा आपका मूड होता है, आप उस दिन चाय बनाते हो, कैसी बनती है? बहुत अच्छी। जिसको पिलाए ना दीवाना हो जाता है, कहता है क्या बात है यार इसकी चाय की तो। और बाद में आपका मूड बिल्कुल खराब होता है, मौसम भी गर्म होता है, घर में अचानक मेहमान आ जाता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, मम्मा कहती है आप बनाओगे चाय, जिसे कहते हैं जबरदस्ती की चाय, वो चाय कैसी बनती है? और जो पी लेना वो बेचारा कहता है कि तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, चाय तो मेरी जिंदगी से खत्म हो गई। फर्क कहाँ आया? बनाई तो आपने है, मेथड चीजें वही, चूल्हा वही, हीट वही, सब कुछ। फर्क जिस मूड से बनाते हैं ना, वो मूड उसके अंदर जाता है, बिल्कुल सर। वो टेस्ट उसके अंदर जाता है, वो रेस उसके अंदर जाती है, जिस रेस के साथ आप चाय बनाते हैं। सेम ये बात करने का, मिसाल देने का मकसद ये है, जिस रेस के साथ, जिस मूड के साथ, जिस टेस्ट के साथ आप क्लास में आते हो, वो टेस्ट सारी क्लास के अंदर वैसा हो जाता है। मैंने बताया कि जो रेस निकलती है ना, आपको और आसान करता हूं और मिसाल देता हूं। हम सबके 2-3 बड़े क्लोज फ्रेंड होते हैं, यस और नो? यस। जिनसे हम बड़ा ओपन होते हैं, बड़ी खुली गपशप होती है। आप कभी नोट करें कि हम 2-3 दोस्त बैठे हों और बातें चल रही, बड़ी खुशी की बातें, मैंने ये अचीव किया, मेरा ये, इतनी हंसी मजाक शुगल मेला चल रहा होता है, तो कभी नोट कीजिएगा अचानक एक दोस्त ऐसा आता है, जैसे ही वो आके बैठेगा ना, कुछ देर बाद क्या महफिल हो जाएगी, मेरा भी डूब गया, मेरा भी लूट गया, अपना एक्सीडेंट हुआ, अपना की टांग कट गई, अपना बिजनेस में मर गया, अपना, ये सब लोगों को नोट किया ऐसा। ऐसे है बिल्कुल। और कभी बहुत सैड महफिल होती है, मेरा डूब गया, लूट गया, मारा गया, कभी किसी जनाजे पे बैठे होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, और अचानक एक नमूना दोस्त आता है,
सोच रहे हो अपने अपने दोस्त को? जी जी बिल्कुल। वो आता है ना तो फौरन महफिल बदल जाती है, हंसी मजाक शुगर वेला अचीवमेंट कामयाबियां सक्सेस। यस और नो? यस सर। किस चीज का असर पड़ता है? जो शख्स जिस रेस के साथ आपकी महफिल में आता है वो महफिल वैसी हो जाती है। बिल्कुल सर। जिसकी जो अटेंशन होती है, जो नीयत होती है, जो सोच होती है, जो सेल्फ में चल रहा होता है ना, वही आपकी महफिल में सारा वैसे हो जाता है। और रिसर्च ये कहती है जो डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है किसी महफिल के अंदर, डोमिनेंट कौन होता है? जो ज्यादा बोल रहा होता है, जिसको ज्यादा लोग देख रहे होते हैं, जिसको ज्यादा लोग सुन रहे होते हैं। जो डोमिनेंट होता है उसकी रेस सबसे ज्यादा उस पर असर डालती है उस महफिल में। तो क्लास में डोमिनेंट कौन होता है? तो किसकी रेस इफेक्ट डालेगी? और टीचर अगर सैड होगी तो क्लास, टीचर अगर एनर्जी के बगैर होगी, बगैर एनर्जी के सुस्त होगी, मूड अच्छा नहीं होगा, तो क्लास कैसी होगी? ये है इसकी एनर्जेटिक होना जरूरी है। A teacher should be energetic in this way. The first moment of the class and the last moment of the class should be Same. इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की एनर्जी आप क्लास में लेकर आओगे, जिस तरह की रेज आप क्लास में लेकर आओगे, जिस तरह की सोच आप क्लास में लेकर आओगे, कुछ देर बाद वो सोच, वो एनर्जी, वो क्लास वैसी की वैसी हो जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कल आप जब क्लास के अंदर जाओ और बिल्कुल सैड जाओ, बिल्कुल ऐसे अफसुर्दा से होके, बिल्कुल ऐसे जिस तरह पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाओ भी ऐसे बिल्कुल आराम से बगैर एनर्जी के। कुछ देर बाद ना आपकी क्लास सारी नींद आ रही होगी, कोई बासी ले रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कोई जनाब इधर बैठा हुआ है, कोई इधर गिरा हुआ है, ऐसे जिस तरह सारे बीमार बैठे हैं। और उसी वक्त आप यकदम ना चार्ज हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, कैसे क्या हो रहा है, कैसे अपना लेक्चर निकालो, टॉपिक निकालो और ऐसे चहक के पढ़ाना शुरू करो। कुछ देर बाद वही जो डल क्लास की लगा बीमारों की है ऐसे हो जाएगी जिस तरह से बेहतर रहेंगे। इतना मैटर करती है आपकी एनर्जी, आपका स्टाइल, आपका अंदाज, आपकी साउंड, आपकी वॉइस, आपकी पिच इतना मैटर करती है कि जैसे आप होते हो वैसे वो क्लास हो जाती है। इतना आपकी सोच, आपकी एनर्जी मैटर करती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है, हमारे टीचर वो एक टीचर इस तरह दर्द के साथ ना, आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, आधी क्लास में अनाउंसमेंट होती है, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ वो बात की देरी होती है। आज अगर कोई बात की ना किसी ने और फिर उसने उसको पक्का करने के लिए क्या करना होता है, जाओ बेटा इधर आओ, फलां टीचर से मेडिसिन लेकर आओ, और पक्का हो जाता है बच्चा कि तू मेडिसिन भी खा रही है। तो अब मैं चैलेंज करता हूँ, जिस दिन टीचर बीमार होती है ना जी सर, और जिस दिन टीचर क्लास में ये कहती है कि मेरे सर में दर्द है या मेरे बुखार है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उस दिन, उस शाम तक उस क्लास के 2-3 बच्चे बीमार हो जाते हैं। पहले कभी आपने गौर नहीं किया? गौर कीजिए कि अल्लाह ने करे आप किसी दिन सर दर्द के साथ आए और आपके अनाउंस कर दें। मैं हमेशा कहता हूँ पहले एक दौर होता था कि 50-60 साल की उम्र तक ना ब्लड प्रेशर कोई बीमारी होती नहीं थी। आप अपने बुजुर्गों से तो पूछे था, बिल्कुल सर। 50-60 साल तक तो पता नहीं था ब्लड प्रेशर होता, बिल्कुल तंदुरुस्त हड्डे-कट्टे होते थे। आज 20-22 साल का बच्चा शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज है। बिल्कुल सर। इसका खुराक मैटर नहीं है। उस दौर की खुराकें, अगर हम कहते हैं ना उस दौर की खुराकें बड़ी अच्छी थी, तो क्या वो हर शख्स को मुयस्सर थी उस वक्त? बात पता क्या है? बात ये होगी कि पहले घरों में ये बातें होती नहीं थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है आज और मेरी कमर में बहुत दर्द है, आज तो जनाब मैं सुबह से बुखार में बैठा हूँ, आज मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मेरा तो हाल। पहले बातें नहीं होती। आप अपनी माँ, अपना माँ की जवानी सोचो, कभी तुम्हारी माँ ने ऐसी बात की? बहुत सारी माएं तो आज भी छुपा लेती हैं बातें, बट जिस घरों में ये बातें होती है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, शुगर मशीन पे जो साथ रखी होती है ना बगल में, हाँ जी सर। फौरन उठाई होती। जिस घर में ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह से बार-बार अनाउंस किया जाए, हार्ट पेशेंट में बहुत मेरा हार्ट अटैक हुआ को हार्ट, जिस घर में जिस तरह की बातें होंगी ना, उस घर के बच्चे वैसे हो जाएंगे। इसको समझ के जाएं, कितना मैटर करती है। जिस तरह की हम बात करते हैं ना फलां को हार्ट अटैक हो गया, फलां के घर में ये हो गया, फलां के घर, परेशानियों वाली बातें ज्यादा करेंगे, आपके घर में परेशानियां ज्यादा आएंगी। बिल्कुल सर। अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है, जैसा मुझसे गुमान रखोगे मुझे वैसा पाओगे। 100% सर। अब हम गुमान रखते हैं अल्लाह ताला 100 रुपए देंगे, अल्लाह ताला बीमार ना कर दिए, अल्लाह ताला परेशानी ना, अल्लाह ताला भाई वही कुछ आएगा ना, वही तो गुमान रख रहे हो। पर अल्लाह ताला परेशानी ना, क्या अल्लाह ताला परेशानी दे रहे हैं आपको? अल्लाह ताला चाहता है कि जिसमें 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हो उसको परेशान करो। हम तो खुद डिमांड कर रहे हैं उससे, गुमान ऐसा रख रहे हैं। सोच अच्छी करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। ये रेस जिस तरह की ये वाली ज्यादा कर दोगे तो आपकी लाइफ में ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा करोगे ये ज्यादा हो जाएगा। ये इसको आजमा के देख लो।
ठीक 1 महीने बाद मैं सर से पूछूंगा, आप 1 महीने में ना इन दोनों में से किसी एक पे ज्यादा फोकस करो। जिस पे ज्यादा आप जिस दिन ज्यादा सोचोगे ना कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो जाए, लाजमी हो जाता है। आप नहीं होगा, आप किसी आसपास पास वाले का हो जाए। इतना इफेक्ट डालती है रेस, इतना इफेक्ट। आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज, मैंने पूछा था फिजिक्स कौन पढ़ा हुआ, इसलिए पूछा था कि फिजिक्स में कब यूज होती है, एनर्जी ट्रेवल करती है एक फेज से दूसरे फेज की तरफ। तो ये जो लफ्ज होते हैं ना, ये एनर्जी है, ये खत्म नहीं हो गई, मैंने लफ्ज बोला ये खत्म नहीं हो गई, ये ट्रेवल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ये मेरे जो लफ्ज हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वैसा ही असर आपके ऊपर डालेंगे। अगर मैंने आज पॉजिटिव बातें ज्यादा की है, मैंने पॉजिटिविटी पर ध्यान दिया, पॉजिटिविटी पर मैंने आप लोग पॉजिटिव हो जाओगे, फील भी अच्छा करोगे। तो अब आप क्लास में क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है, उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है, वैसी की वैसी आपकी क्लास हो जाएगी। तो इसलिए एक टीचर को क्या होना चाहिए, और एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द क्लास एंड द should be first movement and last movement should be first movement and last movement should be first movement and last movement सेम होना चाहिए। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये आपकी पहली शर्त है टीचिंग की। एक टीचर को, एक टीचिंग मेथड को एक किस तरह से होना चाहिए कि उसका एनर्जी लेवल कभी भी कम ना हो, और जिस तरह का एनर्जी लेवल आप रखोगे, जिस एनर्जी लेवल से आप बात करोगे, वही एनर्जी आपकी क्लास में ट्रांसफर होगी। आप अगर अच्छी एनर्जी से बात कर रहे हो, आपका साउंड वाइज आपका जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है, यकीन करो आपकी क्लास इतने अच्छे अच्छे डिबेटर पैदा होंगे, इतनी ज्यादा क्लास आपकी मोटिवेट होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी लेवल होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरी वही क्लास है ये। तो इसलिए a teacher should be energetic in this way, the first moment of the class and the last moment। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं। और एक चीज और ध्यान में रखें, जब हम एनर्जी लेवल लो करते हैं ना, किसी भी वजह से हो, कि आप थक गए हो या आपका खाना पीना एनर्जी कम पता क्यों होती है, कभी सोचा इस बात पे? अच्छा, आप में से मूवीज किसको पसंद है? तकरीबन सभी लोग देखते हैं ड्रामा, तकरीबन सभी लोग देखते हैं। आपको बहुत नींद आ रही हो, मतलब बहुत थक चुकी हो और बहुत नींद आ रही हो, लेकिन टीवी पे अचानक आपको वो फेवरेट ड्रामा लग जाता है, आपको नींद आती है? वो 1.5-2 घंटे आपकी नींद खत्म, जीरो। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो अभी तो मुझे नींद आ रही थी यार, और मेरी हालत ये थी कि मैं लेटूंगा और सो जाऊंगा, बट एट द सेम टाइम क्या होगा कि मेरा फेवरेट सिर्फ ड्रामा लग गया और मेरी नींद खत्म हो गई। आपको बहुत नींद आ रही थी, बहुत थके हुए थे, बट क्या हुआ कि वो फेवरेट फूड आ गया, पिज्जा बहुत लाइक करता हूं मैं, तो पिज्जा आ गया, मैं पिज्जा खा रहा हूं, मेरी नींद खत्म। मैं बहुत खा चुका हूं, मैं बहुत फुल हो गया हूं, बट मेरी फेवरेट फूड आ जाता है, मैं खाता हूं कि नहीं खाता, मैं चखता जरूर हूं। क्यों ऐसा क्यों है? देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, आप अगर अपना एनर्जी लेवल सेम करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, चाहते हो कि टिल 2 PM 3 PM तक सेम रहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए पड़ेगा कि आपको टीचिंग को अपना पैशन बनाना पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, टिप देके जा रहा हूं, आप 2 तरह से लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। पहला, जो आपका प्रोफेशन है उसको पैशन बना लो, दूसरा जो पैशन है उसको प्रोफेशन बना लो। बात समझे मैंने? देखो भाई, 2 चीजें हैं, एक होता है पैशन, एक है प्रोफेशन। एक है पैशन और एक है प्रोफेशन। अब आपका अगर तो किसी चीज में पैशन है, लाइक आप स्लाइड बहुत अच्छे करते हो, आपका दिल जब स्लाइड शुरू कर देते हो, जब तक सूट मुकम्मल ना हो, अच्छे से अच्छा ना हो, पैराग्राफ नहीं छोड़ते उसको, मिसाल दे रहा हूं, ये आपका पैशन है। अगर इसी को प्रोफेशन बना लोगे ना, आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। कोई बंदा आपको नहीं हरा सकता, आपको शोहरत मिलेगी, आपको नाम मिलेगा, आपको काम मिलेगा, हर चीज होगी। दूसरा हल है कि आप जिस प्रोफेशन में हो, अब आप किस में हो प्रोफेशन में? टीचिंग में। तो अब इस टीचिंग में पैशन डालना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या पैशन में प्रोफेशन डालो या प्रोफेशन में पैशन डालो। और जिस काम में पैशन नहीं होगा वो काम आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। और पैशन क्या होता है? पैशन किसी काम का पागलपन होता है जिसमें भूख ना लगे, जिसमें प्यास ना लगे, जिसमें नींद ना आए। मैंने कहा ना, फेवरेट ड्रामा देखते हुए पैशन से देख रहे होते हैं, बड़ा खुशी हो रही है उसको देखते हुए। जिस काम में दिल खुश होता हो उसमें आप आजमा कर देख लो। जिस काम में आपको आपका दिल खुश होता है ना, वो आपका पैशन होता है, तो उस काम में आपको भूख नहीं लगती। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता, एहसास नहीं होता कैसे गुजर गए, और भूख खाया कुछ, नींद आ रही, नींद उड़ जाती है उसमें। तो अगर तो टीचिंग करते हुए आपको नींद आती है, आपको भूख लगती है, आप थक जाते हो, आपका एनर्जी लेवल गिर जाता है, तो इसलिए कि आपका पैशन नहीं है।
पैशन डालना पड़ेगा। ये मैं एज ए टीचर का नहीं, एज ए ट्रेनर का नहीं, ये मेरा पैशन है। मैं 6 घंटे का, आप तो टाइम कम था आज, बस सडन प्लान हो गया, मैं 6 घंटे का ट्रेनिंग सेशन देता हूँ और 6 घंटे में मिनट नहीं बैठता। और 6 घंटे मतलब मैं ट्रेनिंग सेशन सुबह 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट करता हूँ, 2:30 बजे तक जाता है और उसमें एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग होता है, मुसलसल एक्टिविटी। उसमें कभी मेरा आपको कभी भी 2-2.5 घंटे में आपको मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं मिलेगा और 6 घंटे में नहीं मिलेगा। और जब मेरी टीचर्स की 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है, मैं नाश्ता नहीं करता। आई फील दैट नाश्ता करके ट्रेनिंग करूंगा मतलब मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। मेरा पैशन है भाई, मुझे नहीं मैं नहीं करता इसमें। मैं सुबह से 12-13 मीटिंग्स कर चुका हूं, उसमें इसी तरह टीचर्स को डिफरेंट जगहों पर ट्रेनिंग दी है, 15 मिनट 20 मिनट किसी भी टॉपिक पे से डिस्कशंस हुई हैं। बट अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप मुझे 4 घंटे और करवा लो, 5 घंटे और करवा लो, मेरा पैशन है ये। मुझे इसमें मुझे थकावट नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे मैं भूख नहीं लगती मुझे इसमें। बट क्या आपके साथ ऐसा है? नहीं है तो फिर दो चीजें करें, या तो प्रोफेशन बदलें या पैशन डालें। टीचिंग या करनी है या नहीं करनी, ये फैसला होता है। वो जो बीच वाला सिस्टम होता है ना कि चलो कोई नहीं, कुछ नहीं करने को तो टीचिंग कर लेते हैं। अब आपसे अगर पूछो ना, बहुत सारे स्कूल में मैं अक्सर ये पूछता हूँ, बहुत सारे टीचर्स मतलब ये कह रहे थे सर कुछ नहीं था करने को, टीचिंग कर ली। अच्छा, वो घर वालों ने कहा कि आप फीमेल हो, आप सिर्फ टीचिंग कर सकते हो और कोई जॉब नहीं कर सकते। अच्छा, फ्री थे, घर के पास स्कूल था, घर वालों ने कहा चलो। लेकिन क्या इसमें पैशन है? क्या आपको लगता है कि आप बने ही टीचिंग करने के लिए हो? क्या वो जो मैंने टैलेंट की बात की थी, आपके अंदर वो टैलेंट है टीचिंग वाला? ये बहुत मैटर करता है। देखो, ये टीचिंग एक ऐसा शोबा है जिसकी पूछ दुनिया के हर शोबे से ज्यादा है, जिसका हिसाब किताब दुनिया के हर शोबे से ज्यादा होगा। हदीस मुबारक है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक कुछ लोगों को इतना इनाम देंगे, इतना इनाम देंगे, इतना इनाम, मतलब द रियल वर्ड हदीस में ये है कि पहाड़ों जितना इनाम देंगे और वो लोग हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक आपने हमें क्यों इतना इनाम दिया, हम तो इतने नेक नहीं थे, इतनी पाबंदी से नमाज रोजा ज़कात हज हमने नहीं की, इतने नेक काम नहीं किए, तो हमें इतना इनाम क्यों दिया जा रहा है? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तुमने नेकियां नहीं की, पर तुमने नेकियां करने के ज़राए पैदा किए थे। तो पता है लोग कौन होंगे? यस, टीचर्स, उस्ताद। कि आप खुद नेक नहीं थे, बट आपने नेक इंसान पैदा किए, नेक कौम पैदा की, नेक नस्ल पैदा की, अपने बच्चों को अच्छा नेक इंसान बनाया, अपने स्टूडेंट्स को अच्छा नेक बनाया, आगे वो आपकी नेकियों के जरिए बन गए। एक अच्छा स्टूडेंट आपकी सदका जारिया बन जाता है। वो जब तक अच्छे काम करेगा, जब तक अच्छा बनकर रहेगा, जब तक वो कामयाब होगा, जब तक वो अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनकर रहेगा, वो जो भी अच्छा एक्ट करेगा उसका सवाब आपको मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें कि अगर अल्लाह ताला आपको इतने नेकियों के ज़राए पैदा करने पर आपको इतना इनाम देंगे, तो नेकियों के ज़राए ज़ाया करने पर सजा कितनी देंगे? फिर हमें अल्लाह पाक हमने जितने गुनाह नहीं किए थे, ये क्यों मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, तेल क्यों फेंक दिया, आपको बड़ा बन गया। तो भाई इसकी हिसाब किताब सबसे ज्यादा है। आप किसी जगह पे शॉप लगा लोगे, आप कोई और काम कर लोगे, आप घर में सिलाई कढ़ाई करके दे दोगे ना, उसका हिसाब किताब करना होना तो हर चीज का है, बट इसका बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हमारे ऊपर रिलेटेड नहीं है ना। ये हकूकुल्लाह तो अल्लाह की तरफ होती है, हुकूकुल इबाद में आ जाता है। और हमें पता है अल्लाह ताला तो बार-बार फरमाते हैं वो गफूरुर रहीम है, वो हमें इतना पता है कि हकूकुल्लाह वाले हकूक तो हमारे बख्शे जाएंगे। वो इतनी गफूर और रहीम जात है, वो अपने से मुतल्लिक सारी चीजें माफ कर दे। हमारी पकड़ अल्लाह ना करे हो, बट होनी पता किस पे? तुमने मेरे साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ किया, बस सिंपल इस पे पकड़। तो क्या हम वो जो हमारे पास एक रिस्पांसिबिलिटी आती है, एक जिम्मेदारी आती है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? अल्लाह ना करे, आपको मदद है, अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में ना कोई डाकू चोर आ जाए और वो माँ को बोले कि भाई या मैं तुम्हें मारूंगा या तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, दोनों में से एक ऑप्शन दे दे आप, तो एक मदर किसका देगी? एक माँ। समझ रहे हो कि उसके लिए बच्चा कितना जरूरी होता है? एक माँ के लिए बच्चा इतना जरूरी है कि वो डाकू चोर को कहेगी, उसको कहेगी कि भाई तुम मुझे मार लो, मेरी औलाद को कुछ ना कहना, मेरे बच्चे को कुछ ना कहना। मतलब उसको उसका बच्चा जान से ज्यादा अजीज है, यस और नो? यस। और वो जान से ज्यादा अजीज बच्चे को आपके हाथ में पकड़ा के चले जाती है। ये लो जी मेरा बच्चा, ये आपके पास अमानत है, और हम उस बच्चे के साथ क्या करते हैं? इसका पूछ होगी, इसका हिसाब होगा। मेरी एक जान से ज्यादा अजीज है जो मैं किसी को दे ही नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ हो जाए, उसको कुछ ना हो, मैं बीमार हो जाऊं, वो ना हो, मैं मर जाऊं, वो ना मरे, और उस इतनी अजीज तरीन चीज को मैं 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे की आपकी रिस्पांसिबिलिटी में देता हूं,
आप उसके साथ क्या करते हैं, ये है जिम्मेदारी। मैं हमेशा कहता हूँ स्कूल की ग्रोथ तब होती है जब एक माँ को ये एहसास दिला दिया जाए कि स्कूल में भी एक माँ बैठी है, और एक बाप को ये एहसास दिलाया जाए कि स्कूल में भी एक बाप बैठा है। जिस दिन माँ बाप को ये यकीन आ गया ना कि इस स्कूल में एक माँ है इस बच्चे के लिए और एक बाप है, उस स्कूल की स्ट्रेंथ को कोई नहीं रोक सकता, उस स्कूल की डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। और ये यकीन एक टीचर और एक उस्ताद, जो एक मेल और फीमेल, जो भी प्रिंसिपल है, ऑनर है, ये दिला सकते हैं। देखो ना, मैं एज ए फादर हूं तो मैं अपने बच्चे के लिए क्या चाहूंगा, सेफ्टी सिक्योरिटी, यही होगा ना, सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर मैं ये यकीन दिला देता हूं कि मैं एज ए प्रिंसिपल, मैं एज ए टीचर, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि आपका बच्चा यहाँ सेफ भी रहेगा, सिक्योर भी रहेगा, अच्छा इंसान भी बनेगा, डेवलपमेंट भी होगी और हर चीज इसके लिए बेहतर होगी, अच्छा, तो मुझे क्या जरूरत है मैं कहीं और लेके जाऊं, मैं यही बच्चा लेकर आऊं। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप एज ए टीचर एक मदर का रोल अदा करें और हर बच्चे के घर वालों को, उनकी माँ को, उनके बाप को एहसास होना चाहिए कि मुझे कोई टेंशन नहीं है स्कूल में बच्चा भेजते हुए, क्योंकि उसमें एक माँ की तरह एक टीचर है जो एक बिल्कुल माँ की तरह रिएक्ट करती है। अब माँ किस तरह से रिएक्ट करती है, माँ बच्चे को परेशान नहीं होने देती, क्यों होती है, माँ करने देती है, माँ बच्चे के मसले को समझती है, यस और नो? यस बच्चा जरा सा तबीयत इधर उधर होती है, माँ को फौरन पता चलता है, यस और नो? यस बच्चा रो क्यों रहा है, माँ को पता होता है, यस और नो? यस तो क्या एज ए टीचर हमें इन चीजों का पता होता है? इसीलिए मैंने कहा है कि हर बच्चे के टैलेंट का पता हो। देखो, बच्चे का टैलेंट पता होगा ना, उसकी परेशानियां भी पता लगने लग जाएंगी, उसके मसले मसाइल पता लगने लग जाएंगे। और बच्चों के टैलेंट का जानने के लिए बच्चों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना बड़ा जरूरी होता है, बिल्कुल सर। यस और नो? यस क्या हमारे बच्चे का, हमारे क्लास के बच्चे का हमारे साथ अच्छा ताल्लुक है? और अच्छे ताल्लुक की एक शर्त होती है, अब आपने ना अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं उस शर्त पे पूरा उतर रहा हूं या पूरी उतर रही हूं। अच्छे ताल्लुक की एक शर्त होती है कि अच्छा ताल्लुक हमारा उस शख्स के साथ होता है जिसकी खुशी में हम खुश हों और जिसकी गमी में हम गमज़दा हो जाएं, यस और नो? यस अब अपने अपने ज़हन पर जोर डालें और सोचें कि मेरी क्लास का एक बच्चा था, उसका पेन गुम हो गया, या वो परेशान था, उसको लेसन समझ नहीं आ रहा था और वो रो पड़ा है, या वो परेशान हो गया, तो क्या आप परेशान हो गए उसके साथ? अगर वो रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो आप में से कौन रोया आज तक अपने स्कूल के बच्चे के लिए? बस ये चीज सोचें, अच्छे ताल्लुक की शर्त है। और जब तक अपने बच्चे को ये यकीन नहीं दिलाएंगे कि मैं तेरा दोस्त हूं, तेरी खुशी में खुश होगा, तेरी गमी में गमगीन हो जाऊंगा, तब तक वो अच्छा ताल्लुक नहीं बनाएगा। और ये दुनिया के हर रिश्ते में है। आपने दुनिया का कोई भी रिश्ता जिसको ताल्लुक अच्छा बनाना है ना, उसकी खुशी में खुश होना पड़ेगा और उसकी गमी में गमज़दा होना पड़ेगा, बिल्कुल। और ये ताल्लुक एक माँ बनाती है। बट मैं माओं का जब सेशन करता हूँ, मेरे दो तरह के ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एक पेरेंट्स का और एक टीचर्स का, तो मैं मदर्स का सेशन करता हूँ, तो उनमें मदर्स को भी बड़ा खींचता है इस बात के ऊपर, क्योंकि आजकल की माएँ ये ताल्लुक नहीं बना पा रही। और मैंने कहा ताल्लुक की यही शर्त है, क्या आपका भाई, छोटा भाई, आप एज ए मदर अगर इसमें बैठा है आपने, तो आपका बच्चा जब रोया कभी आप साथ रोए, उसका खिलौना गुम हो जाए, घर में ही होता है, बच्चा खिलौना गुम हो जाए रोना शुरू कर देता है। आज तक कितनी माएँ हैं जो आजकल की स्पेशली कितनी माएँ हैं जो साथ रो रही हैं उसके, देखो उसको तो एहसास ही नहीं हो रहा, उसको लग रहा है मेरा गम है, इसको तो गम ही कोई नहीं, तो कैसे आपसे ताल्लुक बनाए? अच्छे ताल्लुक के लिए कम से कम क्लास में मैं नहीं कहता हूँ टीचर को भी, यार अगर कोई बच्चा गमज़दा है, कोई बच्चा परेशान हो गया, तो उसको फील करवाने के लिए गमज़दा हो जाओ, उसको ये एहसास दिलाओ कि मुझे भी उतना ही टेंशन है, मुझे भी उतनी परेशानी है, मैं भी उतना इस टाइम वही फील कर रही हूं जो तुम फील कर रहे हो, बताओ मसला क्या है। जब तक आप उसको फील नहीं करवाओगे ना, मसला नहीं बताएगा, वो शेयरिंग नहीं करेगा आपके साथ, और जब तक शेयरिंग नहीं करेगा, अच्छा ताल्लुक नहीं बनेगा, और अच्छा ताल्लुक ना बना, आप उसके क्लोज नहीं हो सकते, आप उसके अंदर वो जो चीजें मैंने बताया था कि अच्छा महसूस करवाना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक टीचर की एनर्जी, एक टीचर का पैशन शुड बी अ टीचिंग। आपका पैशन नहीं है तो उसमें पैशन ऐड कर लो, और अगर आप पैशन नहीं ऐड कर सकते या नहीं कर पा रहे, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ मांगकर, सर बेशक इस बात से नाराज हो जाए, आप टीचिंग छोड़ दो। मैं भी यही कहता हूँ, सच कहता हूँ, क्योंकि ये पता क्या है, रोजी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाए, ये 15-20 हजार स्कूल इतना देता, 10,000, 8,000, 7,000, ये कहीं से भी मिल जाए। और आजकल तो अर्निंग के इतने सोर्स हैं कि आप सिर्फ मोबाइल के अच्छे यूजर हैं, तो घर बैठे मोबाइल पे कमा सकते हो। पर प्लीज नस्लें ना खराब करो, कौमें ना खराब करो, बच्चे ना खराब करो। आपके गलत होने से, आपके सही ट्रेन ना होने से, आपके सही टीचिंग ना करने से
सिर्फ एक बच्चा